ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन क्या है? As per the National Ambient Air Quality Standards, which one or more of the following options are correct in reference to particulate matter as air pollutants in ambient air? ये कुछ ऑप्शंस है ए बी सी डी, और नीचे ये है करेक्ट ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। आराम से सोचिए कि इनमें से कौन से हैं वो करेक्ट हैं, कौन से जो बेसिकली स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट दिए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स और है, सोच लीजिए सभी। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। क्या हुआ, सभी बच्चों ने राइट आंसर नहीं दिया क्या? है ना? क्या राइट आंसर है इसका? सी एंड डी। ये जो ऑप्शन है सेकंड, सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन। क्यों है? चलो पहला क्या कह रहा है देखिए। PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करते हैं, वो कह रहा है रेफर टू पार्टिकुलेट मैटर दैट साइज लेस देन 10 mm। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है आपको? लेस देन 10 mm की बात कर रहा है। बताइए ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है क्या? अरे हाँ या ना? नहीं। क्योंकि क्या है ये बेसिकली साइज 10 mm थोड़ी है, ये माइक्रोमीटर में है साइज। ये है मिलीमीटर की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। नहीं समझे? बेसिकली अगर हम बात करें माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.00 mm। अगर हम बात करते, अगर स्टेटमेंट ऐसे होता इक्वल टू 0.01 mm हो जाता, क्योंकि 10 माइक्रोमीटर के इक्वल हो गया 0.01 mm। वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या है, की बात की गई है। बेसिकली यहाँ पे मिलीमीटर की बात की गई है। और जो साइज हम लेते हैं वो बेसिकली क्या है, माइक्रोमीटर में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है PM2.5 रेफर टू पार्टिकुलेट मैटर विद साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर। क्या ये PM2.5 तो किसकी बात करता है? लेस देन 2.5 या 2.5 की बात करता है, 10 की थोड़ी करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है यूनिट्स ऑफ PM10 एंड PM2.5 कंसंट्रेशन आर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, आपने पता होगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने बात की थी कि आपको मैंने ये कहा था कि इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो याद करने हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, और जो इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया है उसमें एनुअल की बात की थी, और हमने 24 आवर्स की बात की थी, कुछ में 1 और 8 आवर्स की बात करी थी। याद है आप लोगों को ये बात? याद है? तो बेसिकली ये तो ये ठीक हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन माइक्रोमीटर पर मीटर क्यूब में हो गया। और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ PM10 इज ग्रेटर देन PM2.5, ये भी बात ठीक है। क्योंकि हमने बात की है कि PM10 है, उसको अगर बात करें मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो उसकी हायर मानी है हमने 2.5 से, क्योंकि 2.5 जो PM10 है उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसकी कंसंट्रेशन है हमने एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन कम रखी है बजाय PM10 के। तो यही कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ PM10 इज हायर देन PM2.5, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इसका सेकंड, सी एंड डी इज द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात भाई? अरे बोलो भाई, सभी लोग बोलो जी। चलो आज सभी बच्चे फटाफट आओ भाई, आज बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, क्या बात है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब करता है ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है? direct solar radiation and warm the atmosphere, ultraviolet radiation and warm the atmosphere, long wave radiation and cool the atmosphere, long wave radiation and warm the atmosphere। तो मैं पोल दे रहा हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको फटाफट आ जाना चाहिए कमेंट करके, फटाफट। सॉरी, पोल दे रहा हूँ देखिए।
क्या हुआ भाई? स्टिल वेटिंग आ रहा है। किसी ने आंसर नहीं किया भाई? किसी ने आंसर नहीं किया क्या? किसी ने आंसर नहीं किया क्या? मेरी आवाज आ रही है? इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आपको पता है लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है और ये एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है इसकी वजह से, है ना। अर्थ से जब टकराती है, इंफ्रारेड होती है ना, ये लॉन्ग वेव्स होती है। ठीक है। एक बार मुझे बताना कि हम ऑडिबल और विजिबल ना, कि बच्चों का आंसर नहीं आया, इसमें सब सुनाई दिखाई दे रहा है? एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा वेट करें। हेलो। एक बार प्लीज कंफर्म करोगे, ममता मैम और जो क्लास में बैठे हैं, कि एवरीथिंग इज ऑडिबल और विजिबल, सब सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि मुझे थोड़ा कमेंट, इसका आंसर आप लोगों की तरफ से मिला नहीं। तो फिर आपने इसका आंसर क्यों नहीं किया जब सब सुनाई और दिखाई दे रहा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अरे बताओ, इसका आंसर क्यों नहीं किया? चलो। ओके। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हुआ था, है ना, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, आरपीसीबी का। तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पूछा गया, ग्रीन मफलर इज यूज टू रिड्यूस। ग्रीन मफलर है जो टर्म है, वो किसके लिए यूज की जाती है, क्या रिड्यूस करने के लिए? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अगर किसी को पता है तो एयर वाटर नॉइज सोइल में से आंसर देना है, तो मैं ऑल दे रहा हूँ। वेरी नाइस। क्या आंसर है इसका? ये नॉइज पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट लगा देते हैं ना रोड साइड और वो, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। तो ये बेसिक, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये नॉइज पोल्यूशन के लिए यूज होता है ग्रीन मफलर। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए 30 डेसिबल इंक्रीज इन नॉइज पोल्यूशन लेवल रिप्रेजेंट्स, 30 डेसिबल डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, सॉरी, 30 डेसिबल इंक्रीज हुआ है इन नॉइज पोल्यूशन लेवल रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 फोल्ड, 100 फोल्ड, 1000 फोल्ड, या फिर 15 फोल्ड इंक्रीज साउंड इंटेंसिटी? तो ये आपको याद आ रहा होगा। चलो मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्या हुआ भाई? ये तो मैं बिल्कुल आपसे इजी समझ रहा था, और ये तो बच्चों ने गलत कर दिया। क्या बात करते हो? अरे 30 का मतलब 1000 फोल्ड इंक्रीज हो गया साउंड इंटेंसिटी में। इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। कुछ बच्चे लेट हो रहे हैं भाई, लेट क्यों हो क्लास में? बताओ भाई, क्यों लेट आए हो क्लास में? 30 डेसिबल इंक्रीज हुआ है, और आपको पता है कि साउंड इंटेंसिटी की बात करते हैं तब कितना फोल्ड बनता है? 10 गुना बढ़ता है ना। याद नहीं है? 10 फोल्ड इंक्रीज होता है। तो 10, 10 से 20, फिर 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, फिर 30, फिर 10, कितना हो गया? 10 गुना 10 गुना 10। अरे बोलो कितना हुआ? 1000 हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सर सिंपल करते करते हमसे गलत करवा देते हो आप। लिखा है आइडेंटिफाई द हेल्थ इफेक्ट रिलेटेड टू द नॉइज पोल्यूशन। ये तो बिल्कुल सिंपल है। चलो पॉल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट।
ये सबने ठीक नहीं किया, क्यों नहीं किया? अरे बताओ, जब नॉइज पोल्यूशन होता है तो क्या स्पीच में इंटरफेरेंस होगा? बिल्कुल, है ना, क्लियरली नहीं सुन पाएंगे। हियरिंग लॉस हो सकता है अगर ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है तो, है ना। हाइपरटेंशन, बिल्कुल, है ना, शोर वाली जगह हाइपरटेंशन। और इनसोम्निया होता है अनिद्रा, स्लीपलेसनेस। बेसिकली डायरेक्टली रेस्पिरेटरी डिजीज से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमने हटाया है, क्योंकि इसी ऑप्शन से अगर बात करें तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज का डायरेक्टली नॉइज पोल्यूशन से कोई रिलेट नहीं कर रहा है। तो स्पीच इंटरफेरेंस, हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन और इनसोम्निया। इनसोम्निया बेसिकली होता है अनिद्रा, नींद ना आना, है ना, अनिद्रा। तो ये हो गया ए, बी, सी और ई, और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है। राइट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये तो बहुत सिंपल सर, ऐसे मत बोलो अब सिंपल। चलो नहीं बोलता। क्वेश्चन है, इन ए सिटी द नॉइज लेवल रिप्रेजेंट्स बाय इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल ओवर 8 years period were reported as 80 decibel, और ब्रैकेट में ए है। व्हाट डज ए रेफर टू? आपने ऐसा देखा होगा कि ए लिखा आता है, तो ए किस चीज को रेफर कर रहा है, क्या मतलब है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, समझिए। आपने ऐसा लिखा हुआ तो देखा होगा, 80 डेसिबल ब्रैकेट में ए, या 60 डेसिमल ब्रैकेट में, ऐसा लिखा हुआ देखा है ना। तो ए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस क्या मतलब है, ये आपसे पूछा है। सोच लीजिए, 10 सेकेंड्स है आपके पास। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी ने तो फिर भी राइट आंसर नहीं दिया। इसका राइट आंसर फोर्थ हो गया, ए टाइप ऑफ बीइंग यूज इन मेजरमेंट। बेसिकली ये होता है ए का मतलब क्या है? ये बेसिकली कौन बताएगा क्या है ये क्या समझते हो इस लाइन से, टाइप ऑफ बीइंग यूज इन द मेजरमेंट? ये रेफर करता है, मतलब क्या समझे? ये ऑप्शन तो ये ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ। किसी को पता है? ये बेसिकली नहीं पता आप लोगों को ठीक से। ये देखिए क्या है, अगर हम डेसिबल और डेसिबल ए को कंपेयर करते हैं, तो ए इज ए टाइप ऑफ वेइंग मेजरमेंट। क्यों यूज किया जाता है? यूज दैट अंडर एस्टिमेट द perceived loudness, annoyance factor, and stress, including capability of noise with low frequency component, especially at moderate or high volume of noise. किस तरह से बेसिकली हम रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हर एक नॉइज के लिए हम तो अलग अलग तरह से, ऐसे थोड़ी कि हर एक नॉइज के लिए एक तरह से रिसीव या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बेसिकली उस ये समझ क्या डिनोट किया जाता है ए, कि बेसिकली क्या कैपेबिलिटी ऑफ नॉइज विद लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की क्या है ना, मॉडरेट और हाई वॉल्यूम ऑफ नॉइज का क्या रहेगा। तो बेसिकली हमारे ईयर किस तरह से वो काम करेंगे या किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए बेसिकली ये वेइंग मेजरमेंट यूज है कि किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, ये वाली बात है वेइंग मेजरमेंट। ठीक है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। In the airport, noise notification by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change 2018 made publicly available by the Central Pollution Control Board, ambient air quality standard with respect to noise in airport noise zone, especially noise limit in terms of decibel। ए है, फिर एल स्मॉल में ई क्यू है। ये देखिए इक्विवेलेंट जिसकी बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? नॉट करेक्ट की बात करी है, इसमें सही कौन सा है, नहीं है, सॉरी, सही कौन सा नहीं है की बात करिए। ये याद रखना, ये गलती हो जाती है, हम सही वाले ऑप्शन कराते हैं। इसमें पूछे इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है।
लास्ट 10 सेकंड्स और सोच लीजिए। चलो, पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। सर बात तो पता है कैसे, हमने सबने ठीक कैसे कर दिया। हमें इस बात का पता था कि ये गलत है। ऊपर वाले हमें सही का तो ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि डे टाइम फ्रॉम 6 AM टू 10 PM होता है, हमें ये पता है ना। और ये 10 PM से 6 AM होता है, ये हमें पता था। इसलिए हमने ये गलत कर दिया कि टाइमिंग गलत दे रखी है। बाकी ऊपर वाले दो सब पता है आपको, है ना। हाँ, ये मैं समझ गया था आपका दिमाग कि आपको ये पता है सर ये 10 PM तक होता है, यहाँ 6 PM दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है बस। अगर यहाँ पे बना के ये दिया होता ए बी सी है ना, ABCD, तो सब मुश्किल था हमारे लिए। ये तो ऑप्शन इजी बता दिए, ये गलती हो गई, है ना। बेसिकली जो ये हम एल कैपिटल में EQ यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ प्रॉपरली। जैसे आप छोटी सी बात सुनो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से नॉइज आ रही है ना, साउंड निकल रही है ना, इतना डेसिबल इतना डेसिबल इतना डेसिबल निकल रही है। तो एक एवरेज जो हमें मिलेगी, किसी से 60 डेसिबल निकल रही है, किसी से 80 डेसिबल निकल रही है, किसी से 70 डेसिबल निकल रही है। तो एक एवरेज जो एक एट द टाइम कि इस टाइम ये सुनाई दे रहा है, एक तरह से वो कंटिन्यूसली हमें क्या दिख रहा है, सुन रहा है, बेसिकली उसको हम डिनोट करते हैं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट डेसिबल में साउंड आ रही है, तो उसको हम देखते हैं बेसिकली। तो एवरेज जो हमें सुनता है कि ये है, अच्छा ये है, ये जो फाइनली हमें सुन रहा है, वो हम डिनोट करते हैं इससे। जैसे इसको मैं, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहले इनके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से स्टेटमेंट पे आऊंगा। क्या डिनोट करता है ये, द weighing एवरेज ऑफ द लेवल ऑफ साउंड इन डेसिबल ऑन स्केल रिलेटेबल टू ह्यूमन हियरिंग, कि कितना वो हियर कर रहा है, एक एवरेज है ना, एवरेज लेवल, अलग अलग जो साउंड आ रही है उससे। ए इन ए डेसिबल, जो ए है, डिनोट द फ्रीक्वेंसी वेइंग इन द मेजरमेंट ऑफ नॉइज एंड कोरेस्पॉन्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन ईयर, वही बात है। LQ is the energy mean of noise level over a period of specific period। ये सारी चीज ए को भी डिफाइन कर दिया, LQ को भी डिफाइन कर दिया। इसके बाद ये तीनों ऑप्शन स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। तो हमें लेकिन ठीक वाला नहीं, हमें करेक्ट नहीं है वो चूज करना था, इसलिए इसका राइट आंसर डी आया। तो इसमें आपका ए भी अच्छे से डिस्क्राइब हो गया होगा कि ए क्या है, वेइंग एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। और एल जो कंटिन्यूस साउंड की बात कर रहे हैं, LQ की बात हो रही है। ये सब आपको समझ में आया? अरे बताओ भाई, आया क्या? ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है क्वेश्चन, और ऑप्शंस इतने से। क्वेश्चन इतना बड़ा और ऑप्शन इतने बड़े, छोटे छोटे। पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ ली हो? और टाइम चाहिए या 20 सेकंड और दे रहा हूँ, और पढ़ लो क्वेश्चन की लैंग्वेज, फिर बोल दूंगा। चलो, पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड मैम, एक ममता मैम ने राइट आंसर दिया है। AOD है वो एक डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना। और
वैसे क्या होता है एओडी? बेसिकली एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसमें बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो रही है क्वेश्चन से भी। ठीक है, क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीजों के आंसर और मिल जाते हैं। टीनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर और कॉल्ड एरोसोल। अब आपसे एक बार ये भी पूछा गया था, व्हाट इज द मीन ऑफ एरोसोल? एरोसोल क्या होते हैं? तो यहाँ पे एरोसोल का भी आपको आंसर मिल गया, देखो। The tiny solid and liquid particles suspended in the atmosphere are called aerosol. अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम में आता है ना, स्टेटमेंट लिख के तो दिमाग खराब हो जाता है। These particles are important to scientists because they can affect climate, weather, and people's health. Especially aerosol affect climate by scattering sunlight back into space and cooling the surface. तो ये क्या करते हैं? सरफेस को कूल करते हैं। ये भी आपको कहीं पूछा जा सकता है। कूल करते हैं सरफेस को, कूलिंग द सरफेस, है ना? क्योंकि ये स्केटर कर देते हैं, स्केटरिंग हो जाती है सनलाइट की बैक इनटू द स्पेस। इससे सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ इज एन एक्सेप्टेड मेजर ऑफ एरोसोल, जैसे अर्बन हेज है, स्मोक पार्टिकल्स है, डेजर्ट डस्ट है, सी सॉल्ट है। ठीक है, consider that optical depth is the natural logarithm of the ratio of incident to transmitted radiant power through a material. AOD is measure the extinction of the solar beam by the aerosol particles. Therefore, AOD tells how much direct sunlight is prevented from reaching the ground by these aerosol particles. यानी कि एरोसोल के बारे ये एओडी क्या है कि जैसे ये मान लो पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स हैं, और ये सनलाइट आ रही है, तो ये बेसिकली एओडी हमें क्या बताता है? जो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि कितनी जो सनलाइट है वो उसको रोकता है ग्राउंड पे पहुंचने से। ये एरोसोल है, वो कितनी लाइट को रोकेगा? जो हमारे पास सनलाइट आ रही है उसको डायरेक्टली कितना प्रिवेंट कर देता है, जिससे वो किस पे नहीं पहुंच पाती? ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती। तो दिस इज कॉल्ड एओडी। ठीक है ना? तो ये बेसिकली बात थी। तो एओडी है, इसमें कहीं इसने यूनिट की बात नहीं की, ये तो सिर्फ ये एओडी यही बताता है कि कितनी सनलाइट को वो रोक लेता है, कितनी वो बाहर आ जाती है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड पे, और कितनी वो डायरेक्टली रोक लेता है पार्टिकल्स, एरोसोल्स। तो ये कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती इसकी। तो ये राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं और ये ऑप्शन भी हो गया। तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन ये करके दिखाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन द एरिएशन टैंक ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस टू ब्लैंक दिया हुआ है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फिल द अबो ब्लैंक। इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप ब्लैंक करोगे, ब्लैंक में फिल करोगे? बेसिकली जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं, वो कुछ आपको याद आना चाहिए। इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस फिल करोगे? देखिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड। लास्ट 10 सेकेंड्स और है, सोच लीजिए। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया, और मुझे पता था सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा, इसको तो हटाओ रे, हटाओ रे, ग्रीन हाउस का यहाँ क्या मतलब है? ग्रीन हाउस गैसेस का आया होगा ना? अरे आया होगा ना सबसे दिमाग में? आया होगा कि नहीं आया होगा? बताओ, आया ना? इसीलिए इस डी को तो आपने कोशिश की होगी, लेकिन डी सारे ऑप्शंस में है। डी सारे ऑप्शंस में से है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें डी नहीं है। देखिए, तो ये तो आना ही आना था, इसको दिमाग से
करने से क्या जरूरत है ना? बेसिकली अब ये बात सुनिए, आपको पता है जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, ये एक रिसर्च पेपर की मैं आपको नोट भी दिखाऊंगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, तो इस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती है, ठीक है ना? रिड्यूस जनरेशन ऑफ हाई। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर हम वापस इसमें ऑप्शन तो ए और डी ठीक है। अब देखिए क्या है ये, अगर ये जब हम बेसिकली एरिएशन करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं हम, तो अगर एक्सेस अमाउंट देंगे ऑक्सीजन की, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक्सेस अमाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए, है ना? अगर बेसिकली जो हम न्यूट्रिएंट्स उसे निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली ये हो क्यों रहा है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्यों करते हैं, कि जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसको प्रॉपर्ली रिमूव करने के लिए, यही तो बात हो रही है हमारी। तो अगर हमने ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा दे दी तो वो भी गलत है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन द एरिएशन टैंक ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। क्यों मेंटेन की जाती है? क्यों हम जो नाइट्रिफिकेशन है उसको इंश्योर कर सकें बेसिकली, है ना? नाइट्रिफिकेशन इंश्योर हो प्रॉपरली, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाए, ठीक है। और दूसरा उसमें जो ग्रीन हाउस जो गैस है उसका जनरेशन है वो कम हो, इसलिए बेसिकली हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। और ये अगर आप ग्रो, ये जो बेटर फॉस्फेट रिमूवल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम। अलाउ ग्रोथ, तो इसकी ग्रोथ की भी हमने कोई स्पीसीज की स्पेशली बात नहीं करते। तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना, फिल्टर की बात करते हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं, जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये फिल्टरिंग विल्टरिंग, तो हम एक एक बात यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि क्या क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रेफरेंस टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के रिलेशन में कौन कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट? 10 सेकेंड्स और है, सोच लीजिए। चलो मैं पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, अंजलि मैम ने ठीक किया आपसे, वेरी नाइस। कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए, बी, सी, ये तीनों राइट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है। एक्सपोजर टू एक्सेस नाइट्रेट कैन कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। पता ही है, नाइट्रेट की अगर मात्रा ज्यादा होगी ड्रिंकेबल वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। एक्सपोजर टू एक्सेस फोस्फेट कैन मेक बोन्स फ्रेजाइल, बिल्कुल, क्योंकि ये अगर ज्यादा होगा ना, एक्सेस फोस्फेट होगा, तो कैल्शियम की वगैरह की कमी हो जाती है, जिससे बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है। एक्सपोजर टू एक्सेस सल्फेट कैन कॉज डायरिया। यहाँ आपको कंफ्यूजन था, बेसिकली अगर सल्फेट भी है ना, तो डायरिया की शिकायत बहुत खतरनाक हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी। और ये डी ऑप्शन क्यों गलत है? ये कह रहा है एक्सपोजर टू एक्सेस क्लोराइड कैन कॉज पिंक बेबी सिंड्रोम। पिंक बेबी सिंड्रोम किससे होता है? क्लोराइड से नहीं होता। किससे होता है पिंक बेबी सिंड्रोम, बताओ? अरे पिंक बेबी सिंड्रोम किसको होता है, बताओ बताओ, बताना तो पड़ेगा, बताओ बताओ किससे होता है? नहीं पता? नहीं, एच जी से होता है। आज पढ़ के चित्त शांत रहा आपका, बढ़िया से सही से चीजें समझ में आई क्या? बताइए भाई, सब बढ़िया सा समझ में आया आप लोगों को? हम्म, बताओ, चित्त शांत है आप लोगों का? बोलते ही नहीं सर, हम तो नहीं बोल रहे, हम तो नहीं बोलेंगे।
ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से इन्वायरमेंट साइंस की डिटेल में तैयारी करनी है और डिटेल में लेक्चर्स को सुनना है, बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, और पूरा सिलेबस 10 की 10 यूनिट अच्छे से करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.swmg.in, या फिर आप मोबाइल ऐप SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।